बीबीसी दुनिया में आज देखिए, रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए विदेशों से लौट रहे हैं यूक्रेन के लोग। यूक्रेन में कैसे खत्म होगी लड़ाई, समाधान के लिए बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई शुरू, लेकिन उम्मीदें हैं कम। यूक्रेन ने की संघर्ष विराम और रूसी सेना की वापसी की मांग, लेकिन रूस ने कहा समझौता ऐसा हो जो दोनों पक्षों के हित में हो। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं विदित मेहरा। रूस में स्वतंत्र मीडिया पर पाबंदी के बीच लोगों को किस तरह मिल रही है जानकारी, चर्चा आज कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र में हो रही है आपातकालीन बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने फौरन संघर्ष विराम के लिए कहा। साथ ही कहा यूक्रेन में असैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा है रूस। यूक्रेन से अब तक 1400 भारतीयों की स्वदेश वापसी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक 4 उड़ानें बुखारेस्ट और 2 उड़ानें बुडापेस्ट से आई भारत। पूर्वी यूरोप में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। एक और जहां फौरन संघर्ष विराम की मांग के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात सत्र अब से कुछ देर पहले शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में शांति वार्ता हो रही है। और इन सब के बीच यूक्रेन की जमीन पर जारी है संघर्ष, जिसमें पिस रहे हैं आम लोग। कवर स्टोरी में आज इन तमाम पहलुओं की चर्चा। यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन इस पूरे संकट पर विचार विमर्श करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात सत्र बुलाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि रूस ने यूक्रेन में असैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन बेलारूस सीमा पर दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता चल रही है और दूसरी ओर यूक्रेन बेलारूस सीमा पर ये बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ है, जबकि यूक्रेन ने बातचीत से पहले ही कह दिया था कि संघर्ष विराम फौरन होना चाहिए और रूसी सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। दूसरी ओर रूस ने कहा है कि वो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को झेलने में सक्षम है। रूस का दावा है कि उसने आर्थिक पाबंदियों की वजह से पैदा हुई दिक्कतों से बाहर निकलने की योजना बना ली है। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों से रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई है। इस मैप के जरिए आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से इलाके रूस के नियंत्रण में हैं। कीव के पास पूर्व में है खार्किव, लुहांस्क और दोनेत्स्क और दक्षिण में क्राइमिया प्रायद्वीप है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देश प्रतिबंधों का शिकंजा कसते जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन अपने रुख पर कायम हैं। पर रूस के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग मॉस्को में हैं, जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। क्रेमलिन से पश्चिमी देशों के लिए 2 टूक संदेश है कि रूस से मत उलझना। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य प्रमुखों को तलब किया और उन्हें आदेश दिया। Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба. क्या पुतिन वाकई उनका इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही रूस की सामरिक क्षमता का खुद जायजा लिया था, जो अमेरिका और नेटो के लिए संकेत था कि यूक्रेन के मामले में रूस के रास्ते में ना आए। रविवार का स्पेशल अलर्ट क्रेमलिन के लिए जोर आजमाइश की तरह था। मॉस्को में लोग पुतिन के आलोचक बोरिस येमसोव को याद करने के लिए एक पुल पर जुटे, जहां उन्हें 7 साल पहले गोली मार दी गई थी। व्लादिमीर कारा-मुर्जा के लिए ये अपने दोस्त को याद करने का दिन है और वो युद्ध की आलोचना करते हैं। ये रूस का युद्ध नहीं है, ये रूसी लोगों और यूक्रेन के लोगों का युद्ध नहीं है। ये गैर निर्वाचित, गैर जिम्मेदार अधिकारियों और व्लादिमीर पुतिन की शक्ल में एक तानाशाह का एक और मिलिट्री एडवेंचर, एक और मिलिट्री क्राइम है। रूस के सरकारी टीवी पर आपको ऐसा कुछ सुनाई नहीं देगा। वहां ये दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिक पूर्वी यूक्रेन को मुक्ति दिला रहे हैं और रूस शांति के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। रूस में जनमत के निर्धारण के लिए टेलीविजन एक मुख्य जरिया है।
इसलिए यदि आप क्रेमलिन की तरह टीवी को कंट्रोल करते हैं तो मैसेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि रूस में लोग अब ऑनलाइन न्यूज़ हासिल कर रहे हैं जहां वो एक अलग तस्वीर देख रहे हैं। तो आप अटैक, इन्वेजन या वॉर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं। येवगेनिया अल्बार्ट्स एक ऑनलाइन मैगजीन को एडिट करते हैं। रूस में बाकी इंडिपेंडेंट मीडिया की तरह अधिकारियों ने इसे भी बैन कर दिया है। क्रेमलिन इसके जरिए क्या करने की कोशिश कर रहा है? जो वो हमेशा करते हैं, वो सच को झूठ बता देते हैं। वो बस झूठ बोलते हैं। रूस के अंदर सेंसरशिप है और बाहर है जंग। रूस की आक्रामकता से यूरोप को बचाने के लिए ब्रिटेन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने नेटो के एयर स्पेस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। रॉयल एयरफोर्स टाइफून्स रूस की सीमा के नज़दीक नेटो ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। बीबीसी संवाददाता एमा वर्डी ने रॉयल एयरफोर्स के साथ उड़ान भरी और हमें ये रिपोर्ट भेजी। आसमान में पहरेदारी। हम तड़के पोलैंड के आसमान पर थे। यहाँ से रूस का बॉर्डर 80 किलोमीटर दूर है। पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में रूसी आक्रामकता का डर बढ़ता जा रहा है और नेटो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। टैंकर के तौर पर हमारा काम है टाइफून्स की रेंज बढ़ाना, क्योंकि उनके टैंक फ्यूल छोटे हैं। और उनमें दोबारा ईंधन भरने के बाद वो पेट्रोलिंग पर जाएंगे। वो हमारे पास आते हैं, ईंधन लेते हैं और अपने मिशन पर लग जाते हैं। रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर हमला किया था। इसके बाद नेटो ने पूर्वी यूरोप में पेट्रोलिंग की शुरुआत की। ये फाइटर जेट्स रूसी एयर स्पेस के काफी करीब होते हैं। वो काफी महत्वपूर्ण जानकारी भी जुटा सकते हैं, जैसे आसमान में रूस का मिलिट्री प्लान क्या है और वो क्या कर सकते हैं। नेटो ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि इलाके की सुरक्षा के लिए उसकी मजबूत मौजूदगी है। रॉयल एयरफोर्स का कहना है कि ये पेट्रोलिंग जमीन पर बढ़ते संकट के लिए एक असरदार जवाब है। इसका एक मानवीय पहलू भी है और हम सब इसे महसूस करते हैं। हम सभी खबरें देखते हैं। हम ब्रिटेन से हर दिन लगभग 2 अतिरिक्त उड़ानें भरते रहे हैं। साइप्रस से भी अतिरिक्त उड़ानें हुई हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण इजाफा है। टाइफून्स में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स लगी हैं। नेटो के किसी सदस्य देश में यदि रूस की सेना घुसी तो ये फाइटर जेट्स उन्हें चुनौती दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही उम्मीद है कि उनकी बढ़ती मौजूदगी से एकदम साफ संदेश जाएगा। और तमाम आर्थिक प्रतिबंधों का रूस पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। सेंट पीटर्सबर्ग में कैश निकालने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। रूस की मुद्रा में भारी गिरावट जारी है। रूस के बैंक दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से अब अलग थलग हो रहे हैं और लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे आर्थिक हालात बदतर हो जाएंगे। हम इससे नहीं बच सकते, लेकिन इसकी तुलना हम उनसे नहीं कर सकते जो अपने घरों में मारे जा रहे हैं हमारी सेना की गलती के कारण। मेरे पास उन्हें संवेदना देने के लिए भी शब्द नहीं हैं। ब्रिटेन समेत पश्चिमी ताकतों ने प्रतिबंध लगाकर रूस के सेंट्रल बैंक को विदेशों में जमा सैकड़ों अरब डॉलर का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक अपनी ही करेंसी रूबल को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। रूबल में लगातार गिरावट जारी है। नतीजतन रूसी लोगों के लिए कीमतें बढ़ेंगी और यूक्रेन की लड़ाई के असर से वो नहीं बच पाएंगे। पिछले एक हफ्ते में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूसी बैंकों पर नकेल कसी गई है। पैसों तक उनकी पहुंच कम होगी। कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी रूस को नहीं मिल पाएगी। ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसका असर नेताओं पर पड़ेगा। विदेशों में उनकी संपत्ति फ्रीज की गई है और वीजा नहीं मिलेगा। रोजमर्रा के सामान की दुकानों पर लाइनें लग रही हैं, खास तौर पर उन चीजों के लिए जिसका लोगों को डर है कि प्रतिबंधों के कारण उनकी सप्लाई में कमी आ जाएगी या रूबल में गिरावट से उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर आप रूसी अर्थव्यवस्था को देखें तो यूरोप भेजे जाने वाले तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर उसकी बड़ी निर्भरता है। जब तक हम तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई को इजाजत दे रहे हैं, हम व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। इन पर प्रतिबंध लगे तो रूस में रोजमर्रा के कामों पर बहुत बुरा असर होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम भी पुतिन को रुकने पर मजबूर करेंगे?
तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह साफ कह दिया था कि अगर कोई भी उनके रास्ते में आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर इस हमले के चौथे दिन पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को स्पेशल अलर्ट पर रहने को कहा। इस सब के और आज हुई बातचीत और रूस पर लगे प्रतिबंधों के क्या मायने हैं, ये हमने जाना ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक और किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हर्ष पंत से। दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो ये कि रूस कहीं पर जो कॉन्फिडेंस था शुरू में वो लड़खड़ाने लगा है कि जो एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी थी शुरू के माहौल में कि रूस के लिए तो एक केक वॉक होगा, वो नहीं हुआ। तो उसकी वजह से रूस को एस्केलेशन लैडर जो होता है वो क्लाइंब करने की कोशिश करनी पड़ रही है। और इसमें जो परमाणु हथियारों की बात हम करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, डिटरेंस की बात करते हैं, वो है। दूसरा, काफी पश्चिमी देश हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वेपन सप्लाईज के द्वारा। तो वहां पर मुझे लगता है जो रूस ये कहना चाह रहा है कि इससे ज्यादा आप सोचे ना करने की, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर आप डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पर सोचेंगे तो मेरे पास परमाणु हथियार है, मैं इसको एस्केलेट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है वो एक रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है यूक्रेन की सरकार के लिए और पश्चिमी देशों के लिए कि जो आप में संबंध बढ़ रहे हैं और जो आप एक दूसरे को, खासकर पश्चिमी देश जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वो एक लेवल तक ही करें। अगर एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके बाद रूस इस बात से हिचकिचाएगा नहीं कि वो इस एस्केलेशन को और आगे बढ़ाए। तो इसमें कहीं पर वो उसने, जैसा आप कह रहे थे, एक तरह से पश्चिमी देशों को का रिजॉल्व टेस्ट करने की कोशिश है, अपनी क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने की कोशिश है और यूक्रेन को और पश्चिमी देशों को एक सीलिंग देने की कोशिश है कि इसके आगे मत बढ़ो, इसके आगे बढ़ोगे तो मैं कार्रवाई करने को तैयार हूं, चाहे वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों ना हो। बातचीत की मुझे लगता है एक दो मायने खास हैं कि एक तो मुझे लग रहा कि रूस ने जिस तरह का रेजिस्टेंस मिल रहा है रूस को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कहीं पर जो रूस की रणनीति है शुरू के एक दो दिन से अब 5वें दिन में जा रही है, कहीं पर एक सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी जो रूस में है कि सैंक्शंस लगा दिए गए। दूसरी तरफ मिलिट्री विक्ट्री है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं हुई है, सिंबॉलिकली कीव अभी तक हाथ में नहीं आया है। और दूसरी तरफ प्रेशर चारों तरफ से बढ़ रहा है, दुनिया से बढ़ रहा है कि आप इसको जो हॉस्टिलिटीज है उनको खत्म किया जाए। तो मुझे लगता है कहीं पर रूस पर दबाव है। अगर हम यूक्रेनियन जो सिचुएशन है उसको देखेंगे तो वहां पर भी जानमाल का नुकसान हो रहा है और ये उनको पता है कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। रूस की आर्मी अगर पूरी फोर्स में आती है तो दोनों तरफ एक इंसेंटिव है कि बैठकर इसको सुलझा लें अगर डिप्लोमेटिकली, तो बेहतर होगा। रूस पर जो अभी के सैंक्शंस हैं वो काफी फोकस्ड हैं, पॉइंटेड हैं और इसीलिए उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर, रशियन इकोनॉमी पर होने की ज्यादा संभावना है। कोविड की वजह से सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर ही रिसेशन आया तो वो उसका इम्पैक्ट उतना डायरेक्ट नहीं पड़ पाया, लेकिन ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं इसका इम्पैक्ट रूस की इकोनॉमी पर जो एक तरह से कोविड की महामारी के बाद स्टेबलाइज होने के लिए तैयार खड़ी थी, हो नहीं पाई थी पूरी तरह, तो उसका सेटबैक काफी ज्यादा हो सकता है। और आज ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि पूर्वी यूरोप के देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। Honorable Minister Kiran Rijiju will go to the Slovak Republic. Honorable Minister Hardeep Puri would be going to Hungary. And Honorable Minister General V.K. Singh would be going to Poland. You've seen some reports already, let me confirm that. These special envoys will be traveling to these countries basically to coordinate and oversee the evacuation process there. Over 8,000 citizens have left, that is over the advisory period, and then of course the Operation Ganga as it had started. We have had 6 evacuation flights that have landed in India, the 6th one having landed just a little while ago in Delhi. The total number of people on these flights 1396. और बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रूसी हमले से अपने देश को बचाने के लिए विदेशों से यूक्रेन लौट रहे हैं युवा। और बताएंगे कि वहां
फंसे भारतीय छात्र कैसे गुजार रहे हैं अपना समय। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पोलैंड पहुंचने वाले शरणार्थियों की संख्या 10 लाख से अधिक होगी और यूक्रेन से लगभग 40 लाख लोगों को भागना पड़ा है। लेकिन विदेशों में पहले से बसे यूक्रेन के कई लोग इस इरादे से वापसी कर रहे हैं कि वो रूस से लड़कर अपने देश को बचाएंगे। पोलैंड यूक्रेन सीमा से बीबीसी संवाददाता मुराद शिशानी की ये रिपोर्ट। इस सीमा से होते हुए लोगों का यूक्रेन से पोलैंड की ओर जाना हर घंटे बढ़ रहा है, लेकिन ये यूक्रेनी युवा अपने देश के लिए लड़ने की खातिर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। वो हमारे देश से और जमीन हथियाना चाहते हैं। हम अपने देश, अपनी जमीन, अपने परिवार और अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। मार्क और मैक्स डेनमार्क से आए हैं। उनकी योजना बॉर्डर के रास्ते पैदल यूक्रेन में दाखिल होने की है। ये दोनों विदेशों में बसे उन तमाम यूक्रेनी लोगों की तरह हैं जो अपने देश पर रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। क्या आप सेना में शामिल होने जा रहे हैं या फिर आपका कोई अपना ग्रुप है? शायद ग्रुप या शायद सेना, हम देखेंगे। वहाँ आपको ट्रेनिंग कौन देगा? मैं यूक्रेनी सेना में था, मुझे पता है कैसे शूट करना है। पोलैंड से लगी सीमा पर मौजूद और भी लोग अलग अलग तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रोमन ने हमें बताया कि यूक्रेनी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना उनकी प्राथमिकता है ताकि देश में लड़ रहे पुरुष बिना चिंता से लड़ सकें। जंग की हमेशा एक कड़वी कीमत चुकानी होती है और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेनी लोग, चाहे वो शरणार्थी हो या फिर लड़ाके, इस कीमत को चुकाने के लिए मजबूर हैं। और जंग के इस माहौल में भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र संगीत के जरिए अपना तनाव कम कर रहे हैं। यूक्रेन के एक बंकर में ये भारतीय छात्र जंग के बादलों तले संगीत से यहाँ का माहौल थोड़ी देर के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुसीबत के समय देशों के आश्वासन, अपनों की फिक्र और हर पल वतन लौटने की ख्वाहिश रखने वाले इन सभी छात्रों को बस एक सहारे की ज़रूरत है, फिर चाहे वो संगीत ही क्यों ना हो। तो कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। आज के लिए इतना ही।